Hello, children. वेलकम बैक टू अ चैनल. वी आर डूइंग द 8th चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, हेल्थ एंड हाइजीन. इसमें हम फर्स्ट चैप्टर में आई हैड गिवन यू अ जनरल आइडिया अबाउट हेल्थ एंड डिजीज़ की हेल्थ क्या है और एब्सेंस ऑफ हेल्थ रिजल्ट्स इन डिजीज़. तो वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, सिम्टम क्या होते हैं, या मतलब उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, सोशल कॉजेज़, फिजिकल कॉजेज़, जो भी चीज़ें थी वो हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी. Now we are going to discuss about non-communicable diseases in this particular lecture. हमने पढ़ी थी ना कि on the basis of mode of transmission दो तरह की डिजीज होती हैं. एक तो जो ट्रांसमिसिबल होती हैं, दूसरी जो ट्रांसमिसिबल नहीं होती हैं. मतलब एक इन्फेक्शियस है, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस है. तो अभी हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. बहुत तरह की डिजीजेस होती हैं नॉन कम्युनिकेबल, वेरीज टाइप होती हैं. क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी में खुद में ही अंदर से कुछ इश्यूज आते हैं, चाहे हमारी डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो, या हमारे जीन्स के थ्रू वो आ रहे हो, या फिर हमें पर्टिकुलरली हमारी ही बॉडी किसी चीज़ के लिए सूटेबल, या कोई चीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी बॉडी सूटेबल नहीं, मैं कहूँगी कि कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है. जैसे कई लोगों को चॉकलेट से माइग्रेन ट्रिगर होता है, मुझे भी होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये चीज़. और दूसरी चीज़, बाकी लोगों को चॉकलेट अच्छी लगती है, तो ऐसे ही एलर्जीज़ होती हैं ना कुछ, कि फिशेस से एलर्जी होती है किसी को नहीं होती है. तो दैट इज़ मतलब कि आपकी पर्टिकुलर आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एलर्जीज़ आती हैं, वो टाइप ऑफ डिजीज़, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके. तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ डिजीजेस दे रखी है. पहली टाइप जो दे रखी है, सॉरी, दैट इज डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज. मतलब कि डाइट की डेफिशिएंसी, डाइट में हमारी डेफिशिएंसी होगी, खाने पीने में अगर किसी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर डाइटरी एलिमेंट की कमी हो जाएगी, तो उस वजह से हमें ये बीमारियां होती हैं. एग्जाम्पल दे रखा है बेरी बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस. ये विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती हैं. प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से भी होते हैं, फैट, मतलब जो भी हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स, हमने न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स पढ़े थे ना, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ फूड हम खाते हैं, तो उसमें से किसी की भी डेफिशिएंसी से बीमारियां हो सकती हैं. अभी हम इसका डिटेल पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट इज डीजेनरेटिव डिजीजेज. ये आपको नाम से ही समझ में आ गया, डीजेनरेट हो रही है इसमें हमारी बॉडी, डीजेनरेट हो रहा है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन. सो ऑल दीज डिजीजेस आर एज रिलेटेड. मतलब डीजनरेट कब होगी बॉडी, हमारी बॉडी अच्छी भली है, हम यंग हैं, अभी हेल्दी हैं, हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बढ़िया तरीके से काम करें, लेकिन एज वी ग्रो ओल्ड हमारे कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो थोड़ा सा उनकी फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, वो कम फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, उनमें प्रॉब्लम आने लगती है. तो दैट इज़ नोन एज, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से जो बीमारी होती है उनको हम बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज. एग्जाम्पल दे रखा है आर्थराइटिस, कैटरेक्ट. देन जेनेटिक डिजीजेस. जेनेटिक डिजीज क्या है, जो कि हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट हुई हैं, हमने अब हमारे अपने इसमें कोई रोल नहीं है इस डिजीज़ को. जैसे कई बार होता है ना कि हम डाइट नहीं ले रहे तो हमें बीमारी हो गई, या हमने कहीं गए इन्फेक्शन आ गया तो बीमारी हो गई. इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हमें जीन्स के थ्रू मिली है. जेनेटिक डिजीज़ जो है वो हमारी अपनी गलती से नहीं होती हैं, ये हमारे लिए जीन्स के थ्रू आई हैं. देन कैंसर. कैंसर को एक अलग टाइप ऑफ डिजीज़ में लिया है, क्योंकि ना कैंसर बहुत तरह के होते हैं आजकल. बहुत तरह के कैंसर है, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब तो आपने सुना है, बोन कैंसर होता है, हर चीज़ का, बहुत स्किन कैंसर है, बहुत सारे कैंसर होते हैं. और ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं. एलर्जीज़. एलर्जीज़ जो हैं कि हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है, या वो पर्टिकुलर चीज़ हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो हमें वो हमारी बॉडी को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, तकलीफ़ देती है, किसी चीज़ को एग्रेवेट कर देती है, स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, या आपका कोई और सिस्टम गड़बड़ हो जाता है. कई लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं, स्पेशली अस्थमा में पॉलन ग्रेन से होता है ये सब. देन हार्मोनल डिजीजेस. हार्मोनल डिजीजेस जो हैं वो हार्मोन्स की या तो ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन, मतलब हाइपर सिक्रीशन, कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या कोई हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, अंडर सिक्रीट हो रहा है, हाइपो सिक्रीट हो रहा है, हाइपो सिक्रीशन हो रहा है, उसकी वजह से ये भी काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं. आपके दो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, आगे डिटेल में एक्सप्लेन किया है. देन मेंटल डिजीज़. मेंटल डिजीज़ का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ब्रेन है फिजिकली सही है, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग डिसऑर्डर से मतलब ब्रेन जो है फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है, लेकिन उसका जो वर्किंग है वो अफेक्ट हो चुकी है ड्यू टू एनी शॉक और एनी सिचुएशन इन आवर लाइफ.
तो उसकी वजह से ये सब हमें बीमारियां होती हैं। ये हमारी सोशल सर्कमस्टांसेस भी अफेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन को, इन बीमारियों को कॉज करती हैं। और हमारी पर्सनल लाइफ जो है उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसकी वजह से भी ये बीमारियां हमें हो सकती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शाइजोफ्रेनिया। अब डिप्रेशन तो आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये हो गया, हमारी लाइफ में डिप्रेशन में चले गए, ये सब डिटेल्स में है आगे। एंग्जाइटी मीन्स आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है कि अरे ऐसा ना हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, दैट इज़ एंग्जाइटी। शाइजोफ्रेनिया, शाइजोफ्रेनिया इज़ अ डिजीज़ वेर इन द पर्सन बिकम्स delusional and illusional, means he or she has certain delusions। delusion का मतलब समझते हैं आप? मतलब कि रियलिटी से अलग, कुछ अलग दुनिया में चला जाता है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहता है। जैसे उसको लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे ये सब नज़र आ रहा है। डिल्यूजन है वो, मतलब रियलिटी नहीं है, उसको कुछ दिखता रहता है, वो अपनी अलग दुनिया बना लेता है बिकॉज माइंड उसका वैसा हो जाता है। इल्यूजन क्या है कि उसको ऐसा लगता है, इल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ्स हो जाते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर, सपोज अ पर्सन इज अफ्रेड फॉर हिज और हर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए अफ्रेड है वो, उसको लगता है कि हाँ कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो जो हर दूसरा बंदा आएगा उसको लगेगा नहीं यार ये बंदा मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है, ये कुछ फिजिकल हार्म करने वाला है मुझे, या मेरी कोई चीज़ ले जाएगा। सो दैट मीन्स इल्यूजन्स भी हैं, डिल्यूजन्स भी हैं, मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है, दैट इज शाइजोफ्रेनिया। एंड शाइजोफ्रेनिया इज नॉन क्योरेबल, इसका कोई क्योर नहीं है, बस इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। ओके तो हम इनको एक एक कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में आपकी बुक में दे रखा है, देखते हैं। सबसे पहले डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज, डाइट में कोई डेफिशिएंसी आपके है, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो देखते हैं। तो डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज की डेफिनेशन क्या होगी? डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑब्वियसली ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर लैक कर रहा है तो उसकी वजह से अगर बीमारी हो रही है तो दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी इन आर डाइट, प्रॉपर हम बैलेंस्ड डाइट नहीं खा रहे हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस में, इसमें क्वाशियोरकर और मैरस्मस ये सबसे प्रोमिनेंट डिजीजेज हैं। क्वाशियोरकर जो है इट इज़ ओनली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इसमें और किसी फूड कंपोनेंट का कोई हाथ नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ होती है। और इसमें क्या होता है, ये बच्चों, छोटे बच्चों में होती है, यूजुअली 1 साल से भी कम उम्र का जो बच्चा होता है उसको अगर ढंग से खाना पीना ना मिले, मदर्स मिल्क ना मिले या ऊपर का फीड नहीं मिलता है तो वो उसको, देखो ये क्वाशियोरकर में बच्चों की ऐसी कंडीशन हो जाती है। आपने ये सिचुएशन जो रोड साइड वर्कर्स होते हैं ना, मजदूर जो होते हैं, उनके बच्चों में देखी होगी, दे आर वेरी थिन एंड दे हैव अ प्रोट्रूडिंग बेली, ये सिम्टम है क्वाशियोरकर का, छोटे बच्चों में होती है ये डिजीज़। और इसकी वजह से क्या होता है कि स्लो एंड स्टंटेड ग्रोथ, इन लोगों की ग्रोथ जो है बच्चों की वो बहुत धीमी ग्रोथ होती है, स्लो ग्रोथ होती है, प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते हैं, स्किन ड्राई और स्केली रहती है, स्वेलिंग, प्रोट्रूटेड बेली जो है वो निकल आती है। बाकी बच्चा कमज़ोर है, बेली से ये नहीं है कि वो हेल्दी है, बच्चा बहुत वीक है, लेकिन उसका जो सिम्टम है कि बेली प्रोट्रूड होती है। मेल्टी रिटार्डेशन, लिम्स बिकम थिन एंड बोनी, मीन्स ओवरऑल द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी वीक एंड थिन, लेकिन उसका सिर्फ बेली प्रोट्रूड आउट करता है, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर। मेजर सिम्टम जो है क्वाशियोरकर का प्रोट्रूडिंग बेली है, बाकी पूरा बच्चा कमज़ोर है, सिर्फ उसका पेट निकला रहता है। ओके दैट इज क्वाशियोरकर। नेक्स्ट इज मैरस्मस। अब मैरस्मस जो है ये 5 साल तक के बच्चों में होती है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है? इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी तो है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, मतलब जो 3 मेजर कंपोनेंट है हमारे फूड के, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, तीनों की डेफिशिएंसी से ये मैरस्मस होती है। अकेले प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर हो रही है। तो हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी में दोनों डिजीज इंक्लूड किए हैं क्योंकि प्रोटीन दोनों में इंक्लूडेड है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखो ये बच्चा जो है सफरिंग फ्रॉम मैरस्मस, इसका जो कंडीशन है, यू कैन सी दैट द होल बॉडी इज़ वेरी वीक एंड ही इज़ थिन एंड रिब्स आर प्रोट्रूडिंग। रिब्स आपको क्लियरली, बिल्कुल देखो रिब्स वाला पोर्शन जो है ना, ये बिल्कुल क्लियरली रिब्स नज़र आती हैं बच्चे की, बच्चा बहुत वीक हो जाता है। तो लीन एंड वीक बॉडी, थिन ड्राई स्किन, संकन आइज, प्रोमिनेंट रिब्स, मेंटल रिटार्डेशन। संकन आइज आप देख रहे हो, आई बॉल्स जो है वो अंदर की तरफ बिल्कुल घुसी हुई है, मैं कलर हटा देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ओके सो दीज आर दी डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर। स्पेलिंग ध्यान रखना, अगर आपको नेम में आएगा ना, अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी क्वाशियोरकर की तो आपके नंबर कट जाएंगे।
यूजुअली साइंस में हम मार्क्स कट नहीं करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, लेकिन जब आपको वही पर्टिकुलर वर्ड पूछा जाए, जैसे नेम द फॉलोइंग है या फिर इन द ब्लैंक में आपको कोई वर्ड लिखना है और आपने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, देन यू विल लूज मार्क्स 100%। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि वैसे हम साइंस में कहते हैं कि हम नंबर नहीं काटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, लेकिन अगर वही चीज़ आपको, क्योंकि अगर आपसे वही चीज़ पूछिए, वही चीज़ आपने गलत लिख दी, उसकी स्पेलिंग गलत है, तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर श्योर। अब विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस, पहले हमारी प्रोटीन और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिजीजेस, कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो देखते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी डाइट के बड़े मेजर कंपोनेंट है, बट दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। भाई प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें काफ़ी सारे चाहिए, लेकिन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हमें काफ़ी कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी डेफिशिएंसी से काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, और वो थोड़ी बहुत बीमारियां आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपके सिलेबस में हम वही स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं, रेटिनॉल उसका केमिकल नेम है, सबके केमिकल नेम्स याद कर लीजिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात में नज़र नहीं आता है, अंधेरे में नज़र नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया? कौन से वाले जो सेल्स हैं, अच्छा आपने आई का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, कौन से वाले रॉड्स एंड कोन्स, दो हमारे आई में सेल होते हैं ना, तो उसमें जो रॉड्स होते हैं वो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ढंग से फंक्शन नहीं करते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, तो रात में नज़र नहीं आता है क्लियरली। एंड जेरोफ्थैल्मिया, जेरोफ्थैल्मिया क्या है कि ड्राइंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया जो है मॉइस्ट रहता है ना, तभी तो हमारी आईज अच्छे से मूव करती हैं। अगर ड्राइनेस हो जाएगी कॉर्निया में तो बहुत इचीनेस होती है आईज में, तो जेरोफ्थैल्मिया हो जाते हैं, आईज जो है, कॉर्निया जो है वो ड्राई हो जाता है, उसकी वजह से लेंस इफेक्ट होता है। सोर्स क्या है विटामिन ए का? येलो फ्रूट्स, मैंगो है, पपाया है, ये सारे वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए रेटिनॉल के। एंड वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, फिशेस और एग्स जो हैं, ये सब विटामिन ए के रिच सोर्सेज हैं। मतलब ये रेड एंड येलो फ्रूट्स जो हैं वो विटामिन ए को उसकी डेफिशिएंसी को दूर करता है, विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या है? इट कीप्स अस स्किन एंड आइज हेल्दी एंड मेक्स अस रेजिस्टेंट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। आपको ये सारा चार्ट याद करना है, आपको कोई भी एक चीज़ इसमें से पूछी जा सकती है। देन नेक्स्ट इज विटामिन बी के ना, B1 से लेके B12 तक विटामिन होते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ दो दे रखे हैं। B1 जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी होती है। बेरी में क्या होता है कि नर्वस डीजेनरेशन, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है, नर्व्स डीजेनरेट हो जाती हैं, बहुत वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, नर्वस कंट्रोल आपका खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम जो है वो डीजेनरेट होना शुरू हो गया है, खाना नहीं खाता है बच्चा, भूख नहीं लगती है, और उसकी वजह से वेट लॉस होता है। ये विटामिन B1 हमें कहाँ से मिलता है? एग्स से, होल ग्रेन से, स्प्राउट्स से, नट्स से। ठीक है, देन इट मेंटेन्स द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम B1 अच्छे से खाएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम बड़ा अच्छा वेल कोऑर्डिनेटेड रहेगा, अच्छे से वर्क करेगा। विटामिन B3 नियासिन जिसको हम बोलते हैं, नाइसिन या नियासिन, इसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा एंड डर्मेटाइटिस होता है। पेलेग्रा भी स्किन की एक डिजीज़ है जो कि स्किन में प्रॉब्लम्स कॉज करती है, और डर्मेटाइटिस में स्किन ड्राई हो जाती है और इन्फ्लेम हो जाती है। इसकी जो सोर्स है वो है मीट, लिवर, मिल्क एंड एग्स, एंड इट मेंटेन्स हेल्दी स्किन। फंक्शन क्या है नाइसिन का? कि इट मेंटेन्स स्किन हेल्दी कंडीशन मेंटेन करती है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो आपने बहुत सुना है ना, अभी कोविड सिचुएशन में विटामिन सी डॉक्टर्स एडवाइस कि भाई काफ़ी सारा विटामिन सी आप कंज्यूम करिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बहुत जल्दी बीमार नहीं होने देता, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता बार बार। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं नॉर्मली। तो ये विटामिन सी जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, स्कर्वी में टीथ की प्रॉब्लम है ये कि गम्स स्वेलअप हो जाते हैं, खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, और टीथ जो है, क्योंकि गम्स जो हैं स्वॉलन हो गए तो टीथ लूज हो जाते हैं, टीथ गिर जाते हैं। रिच सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, आंवला, टोमेटोज, एंड वेरी वेरी रिच सोर्स, अनदर वेरी रिच सोर्स जो कि आजकल मौसम में आ रहा है, गुआवा। गुआवा इज़ अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आजकल का जो सीजनल फ्रूट है ना। तो इट कीप्स द गम्स हेल्दी, मेक्स द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, इसीलिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। देन विटामिन डी हो गया आपका, कैल्सिफेरॉल बोलते हैं इसको।
कैल्सीफेरॉल से आपको समझ में आ गई कि कैल्शियम से रिलेटेड है कुछ, है ना। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स इन चिल्ड्रन, मतलब इसको ना एक और बोलते हैं कि कर्व्ड हो जाती हैं बोन, पैरों की बोन्स जो हैं वो कर्व हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, बच्चों में रिकेट्स होते हैं और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब जो बोन्स होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचती है, खोखली हो जाती है अंदर से। इसका सोर्स क्या है? मिल्क, एग्स, फिश लिवर, ऑयल, सिंथेसाइज्ड सनलाइट, सिंथेसाइज बाय स्किन इन सनलाइट, मतलब आप धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज होता है, इसीलिए बोलते हैं कि धूप में बैठना ज़रूरी है। Then it keeps bones and teeth healthy. विटामिन डी के फंक्शन क्या है? It keeps our bones and teeth very very healthy. विटामिन के, फाइलोक्विनोन, ये जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हमें हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, और ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है, मतलब इसके बिना ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती विटामिन के बिना। ठीक है, आपने पढ़ा था ना थ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो सब जो है विटामिन के की हेल्प से ही होते हैं, बनते हैं प्रोटीन्स। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती रहेगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, एंड इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो। विटामिन के यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन कंटेंट भी बहुत रिच होता है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, प्लस यू गेट विटामिन के विच इज़ इसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये हो गए विटामिन्स। नाउ मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मिनरल्स जो होते हैं हमारे सिंपल मेटालिक मिनरल्स हैं ये सारे, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। तो मेटल का मतलब ये नहीं है कि जैसे आयरन, आयरन एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, सोडियम ज़रूरी है, आयोडीन ज़रूरी है, पोटेशियम ज़रूरी है, सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मेटल्स हैं। लेकिन ये नहीं कि मेटल को हम तोड़ के खा लेंगे, आयरन का एक पीस खा लिया तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। तो सबसे पहला जो मिनरल है दैट इज़ आयरन। इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, मतलब कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है, आरबीसीज में जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी और हमारी बॉडी में अनीमिया हो जाता है, आरबीसीज कम हो जाता है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ठीक है, सोर्स ऑफ मिनरल्स, इसका आयरन का सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, देन बनाना, देन सीरियल्स, देन एग्स एंड जैगरी, गुड़। जैगरी का मतलब गुड़। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के जो आयरन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हैं। फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, बहुत बहुत इसेंशियल फंक्शन है, इसके बिना हमारी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जनरल वीकनेस आ जाती है, हर काम में थकान होगी आपको। आयोडीन, आयोडीन किस लिए ज़रूरी होती है? हमारा जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है कि नेक रीजन में जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसका सोर्स क्या है? आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड। नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट खाइए डाइट में, तो दैट मेक्स अप फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दैट प्रोवाइड्स एनफ आयोडीन फॉर अस। और इसकी किसके लिए ज़रूरी है? थायरॉक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए थायराइड ग्लैंड में। कैल्शियम नेक्स्ट मिनरल है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट मिनरल है कैल्शियम, है ना, बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होते हैं और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मींस बोन्स पोरस हो जाते हैं। कैल्शियम का सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स। कीप्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, फंक्शन हो गया कि हमारे बोन्स और टीथ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये हमारी नर्वस हेल्थ के लिए, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए और नर्वस हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, मीन्स नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बड़ी प्रॉब्लम होती है, नर्व्स जो हैं वो अपने इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाती हैं। तो पोटेशियम जो है, ओके, पोटेशियम इज इसकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मसल्स मूव ही नहीं करती। इसका रिच सोर्स है नट्स, बनाना, स्पिनच एंड होल ग्रेन्स, मेंटेन्स फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। तो इसलिए पोटेशियम ज़रूरी है। ये सारे मिनरल्स जो हैं बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन चाहिए होते हैं।
सोडियम, सोडियम की कमी से मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, फटीग फील होता है। उस ये हमारी जो टेबल सॉल्ट है और सी फूड है उससे हमें सोडियम सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल फॉर आवर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ नर्व। सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो नर्वस सिस्टम में, बहुत नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब नर्व इम्पल्स जो है वो उसी के थ्रू ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर जो है एक नॉन मेटालिक मिनरल है। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर और नेल्स जो है, क्योंकि सल्फर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन विच मेक्स अप आर हेयर एंड नेल्स, तो इसकी डेफिशिएंसी से हेयर और नेल्स की क्वालिटी अफेक्ट होती है। एग्स और गार्लिक से हमें सल्फर मिलता है। सल्फर होता है ना एग में, इसीलिए जो एग का योक होता है, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ सल्फर। सल्फर जो है वो ब्लैक कलर ये शो करता है कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। एंड इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए थोड़े से कि मिनरल्स और वाइटामिन के फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो फिगर दे रखी है इसमें एक लेडी है, ये इसको गॉइटर हो रखा है, देखो आप नेक रीजन इसका कितना स्वॉलन है। यू कैन इजीली जज कि हाँ इसको गॉइटर हो रहा है। ओके, अब डीजेनरेटिव डिजीजेस क्या होते हैं, ये तो डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आए हैं, दैट इज डीजेनरेटिव डिजीजेस। डीजेनरेटिव डिजीजेस क्या हो गई, जहाँ पे कि कोई ऑर्गन जो है वो डिटीरियोरेट हो गया है, या तो उसके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस आ गई है, या वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ओल्ड एज, एडवांसिंग एज की वजह से। ठीक है, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। डिजीजेस कॉज ड्यू टू डिटीरियोरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी विद एडवांसिंग एज आर कॉल्ड डीजेनरेटिव डिजीजेस। और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, वो याद रखिएगा। कैटरेक्ट, फर्स्ट इज कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में होता क्या है कि जो लेंस होता है हमारा ट्रांसपेरेंट होता है ना, तभी तो लाइट उसके अंदर जाती है। अब वो ओपेक हो जाता है, ओपेक हो जाता है तो फिर नज़र आना बंद हो जाता है, तो इट मे कॉज ब्लाइंडनेस। आर्थराइटिस, कैटरेक्ट इज वेरी मच ट्रीटेबल, ऑपरेशन होता है, लेंस रिप्लेस हो जाता है। आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइटिस में जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं, तो वो मुड़ते नहीं हैं। जैसे घुटना है वो बेंड नहीं होता है, तो लेग सीधा ही रहता है, तो बंदे को मूव करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मूवमेंट ऑफ जॉइंट इज़ हाईली हाईली पेनफुल। एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसका वही है कि आप रेगुलर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, ज़्यादा एक एज के बाद ज़्यादा फैट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, और प्रॉपर रेगुलर वॉक ज़रूरी है। आर्थराइटिस है। नेक्स्ट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है कि हमारी जो आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग है वो स्क्लेरोटिक हो जाती है, मतलब वो बहुत थिक हो जाती है, और उसकी वजह से, किस वजह से थिक होती है आपने ये सब सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज की अंदर वाली वॉल में। आर्टरीज का सपोज जैसे ये सपोज आर्टरी है ना, ये रेडियस है, ये आर्टरी है। ठीक है, दोबारा बनाती हूँ। ये मैंने बताया ना कि मेरा सिस्टम जो है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आई एम यूजिंग एन ऑल्टरनेट डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा अभी, मतलब इट इज़ नॉट वेरी कंपैटिबल। इसकी वजह से थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आर्टरीज़ का अगर हम ड्रॉ करें डायग्राम, तो ये इसका ल्यूमेन हो गया। ठीक है, ये जैसे पाइप होता है सिंपल एक, ये हो गया। तो इसकी जो इनर वॉल्स है ना, यहाँ पे दूसरे कलर से शो करते हैं, इस जगह पे ना क्या होता है, क्या डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब लाइनिंग में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा अगर इनर वॉल में, तो क्या हो गया, इसका जो इंटरनल एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ल्यूमेन जो था इसका, वो पतला हो जाएगा ना। जो ब्लड जहाँ से जा रहा था, ब्लड को जाने के लिए अब कम जगह मिलेगी। पहले इतना जा रहा था, अब वो ल्यूमेन में डिपोजिशन हो गया तो वो आधा रह जाता है ऑलमोस्ट। तो उससे क्या होता है कि हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हार्ट को तो ब्लड पहुँचाना ही पहुँचाना है। अब वो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया है तो हार्ट को बहुत प्रेशर पड़ता है, एंड उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है, मीन्स बीपी हाई रहता है हमेशा, तो इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आर्टरीज बिकम थिक एंड हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और उसको हम, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। देन जेनेटिक डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीज हो गई। अब जेनेटिक डिजीज़ की बात करें, जो कि हमारे जीन्स में कुछ इश्यूज हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, उसकी वजह से डिजीज़ हो रही हैं, तो दे आर नोन एज जेनेटिक डिजीजेस। Diseases that are passed down from one generation to another are called genetic diseases.
एग्जाम्पल्स हैं हीमोफीलिया, थैलासीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे की सारे जेनेटिक डिजीजेस की एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये जो है ना वन जनरेशन टू अनदर, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जैसे फादर को बीमारी है तो उसके बच्चे को होगी, नहीं, एक जनरेशन स्किप भी कर सकते हैं, उसके बच्चे को नहीं होगी, उसके ग्रैंडसन को हो जाएगी। तो एक या दो जनरेशन कई बार स्किप हो जाती हैं। ऐसा होता है कि फादर को कोई बीमारी है तो उनके बच्चों को नहीं होगी, उसकी बहन के बच्चों को होगी, या और कोई, मतलब फैमिली में रन करती है। दे आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, लेकिन वो बीमारी पे डिपेंड करता है या किस जीन में वो लोकेटेड है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस जनरेशन में शो करेगी, मतलब बीमारी वो किस जनरेशन में किस पर्सन को, उनकी लीनिएज में, उनकी जो फैमिली लीनिएज चल रही है ना उसमें किसको होगी, दैट डिपेंड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको जेनेटिक डिजीज के, वो देखते हैं। फर्स्ट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग या तो होती नहीं है या फिर बहुत स्लो होती है। कुछ क्लॉटिंग के फैक्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो मिसिंग होते हैं बंदे के ब्लड में से। तो या तो ब्लड क्लॉटिंग होगी ही नहीं या फिर बहुत स्लो होती है, तो उसकी वजह से अगर उस पर्सन को चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में इट में रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो। एक सिंपल कट या सिंपल वूंड से अगर वो अनट्रीटेड रह गया तो इट कैन रिजल्ट इन डेथ ऑल्सो, क्योंकि बहुत आसानी से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है। तो दैट इज हीमोफीलिया। देन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? अनीमिया, एक तरह का अनीमिया है जिसमें कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव होता है। अभी भी हमने बात की थी हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब जब ये हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है तो क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, और इस वजह से बार बार जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स को नहीं, उस बंदे को, उस पेशेंट को, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो इसको बहुत जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। ये थैलेसीमिया है, ठीक है, जहाँ पे कि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है। आरबीसी ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है, ये थैलेसीमिया। एक और बीमारी होती है दैट इज ऑल्सो जेनेटिक, सिकल सेल अनीमिया। सिकल का मतलब समझते हो आप? सिकल सेल अनीमिया एक और बीमारी होती है। सिकल होता है जिसको हिंदी में हम हंसिया बोलते हैं, जो कि ऐसा होता है ना जिससे कि वो काटते हैं क्रॉप्स या हरी सब वो खेतों में यूज़ होता है ना, दिस इज सिकल। इस तरीके का होता है, रशिया के फ्लैग में है जो। तो सिकल सेल अनीमिया इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे नॉर्मल आरबीसी जो होते हैं वो ओवल होते हैं ना, और ये आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, वो ऐसे हो जाते हैं, सी शेप्ड हो जाते हैं। अब ऐसे हो गए, एक आरबीसी ऐसा है और एक आरबीसी ऐसा आधा रह गया, तो क्या हुआ? इसका सरफेस एरिया आधा रह गया ना, रिड्यूस हो गया, तो वो कम उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, की हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि भाई आरबीसी का साइज ही आधा रह गया है, तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है उसके अंदर वो भी आधा रह जाता है। दैट इज सिकल सेल अनीमिया। इट इज ऑल्सो जेनेटिक डिजीज। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज इज कैंसर। कैंसर के बारे में सबने सुना है। कैंसर क्या होता है? एवरीबडी हैज़ सम आइडिया कि कैंसर क्या होता है। कैंसर इज़ एक्चुअली व्हाट? कोई भी आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे अगर सेल की डिवीजन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होती, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाए किसी टिश्यू की, या सेल्स की डिवीजन को बॉडी रेगुलेट ना कर पाए, तो एक जो टिश्यू, एक्स्ट्रा टिश्यू जो बन जाता है, दैट वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू होता है जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं यूजुअली, तो उस ट्यूमर में अगर इन्फेक्शन है, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो कैंसरस होता है, अगर इन्फेक्शन नहीं है तो वो नॉन कैंसरस होता है। जो कैंसरस ट्यूमर होता है उसको हम मलाइन भी बोलते हैं, कि ये ट्यूमर क्या है? मलाइन है, MALIGN, ठीक है। जो कैंसरस है उसको मलाइन बोलते हैं, और नॉन मलाइन का मतलब कि नॉन कैंसरस है। तो ये ट्यूमर मीन्स टिश्यू ग्रो कर जाता है, गांठ जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा टिश्यू जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो। टिश्यू क्यों ज़्यादा ग्रो कर रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्स वहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो डिवाइड होते जा रहे हैं, तो वो टिश्यू की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। तो एक्चुअली कैंसर इज एन अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आजकल, पहले कैंसर बहुत लिमिटेड होते थे, आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ कैंसर हो चुके हैं डेवलप ड्यू टू म्यूटेशंस, और
अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इट इज़ वेरी मच क्योरेबल, अदरवाइज लास्ट स्टेज में नहीं हो पाता, क्योंकि एक्चुअली कैंसर जो टिश्यूज जो कैंसर सेल से इन्वेड हो चुके होते हैं उनको बर्न किया जाता है रेडिएशन के थ्रू, ताकि वो बाकी बॉडी में स्प्रेड ना हो। तो एक टाइम तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद नहीं हो पाता है कंट्रोल, एंड द पर्सन अल्टीमेटली डाइज। तो कैंसरस सेल्स जो हैं बड़ी जल्दी ग्रो करते हैं, दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द एडजेसेंट नॉर्मल सेल्स एंड अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होने देते हैं, आसपास के ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और इन्वेड करते हैं आसपास के ऑर्गन्स को भी। किसी भी पार्ट में कैंसर डेवलप हो सकता है। बहुत तरह के कैंसर आपने सुने होंगे, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, माउथ का अल्सर्स हो जाते हैं, माउथ के कैंसर, थ्रोट में कहीं भी कैंसर हो सकता है। अब इसके रीजंस क्या हैं कि कैंसर होता क्यों है, वाई डज दिस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स स्टार्ट इन आवर बॉडी, क्यों होता है? तो ये क्यों होता है? ड्यू टू ओवर, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो कि अभी हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं, हमें पता भी नहीं है कि क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी मेडिकल साइंस जिस पे रिसर्च चल रही है, मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है, वी आर नॉट एबल टू स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कि हाँ ये हो रहा है तो इस वजह से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो इस वजह से नहीं हो रहा है। तो वी डोंट नो, द एवरीथिंग इज़ नॉट वेरी क्लियर येट, बट स्टिल द रिसर्च इज़ गोइंग ऑन। बट अभी जो हमारी आज की नॉलेज है, अच्छा मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना, कोई भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि हम जो भी आज की डेट में जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, वो हम आज की हमारी जो नो हाउ है, जो नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम ये सब सिलेबस डिसाइड करते हैं। वो आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक डेवलप ही नहीं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो नथिंग इज़ 100% ट्रू इन साइंस, है ना, इट इज़ एवर चेंजिंग, डेवलप हो रहा है। तो हमारी पुरानी थियोरीज हो सकता है कि कुछ गलत हो, नई चीज़ें सामने आती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते जाते हैं अगर वो सही है तो। सो वट एवर वी आर लर्निंग इज़ ट्रू एज पर, मतलब हमारी आज की नॉलेज के हिसाब से, एज ऑफ टुडे इट इज़ ट्रू। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइंस हमेशा एवर चेंजिंग है, एवर ग्रोइंग है, हमेशा चेंज होता रहता है। ओके, कैंसर कैसे हो रहा है? हमारे पास जो अभी रीजंस हैं, ओवर एक्सपोजर टू यूवी रेज, यूवी रेज के आप ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन कैंसर होता है। टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाने से, स्मोक करने से, देन कॉन्टैक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, आइसोटोप्स के कॉन्टैक्ट में अगर आप आते हैं, जितना आइसोटोप्स के साथ वर्क करते हैं, कुछ हार्मफुल आइसोटोप्स भी होते हैं, रेडिएशन के साथ काम करते हैं, तो वो कैंसर कॉज करते हैं हमारे बॉडी में। इट इज़ अ डेडली डिजीज बट इट कैन बी क्योर्ड व्हेन डिटेक्टेड एट एन अर्ली स्टेज। अगर पहले से हमें पता चल जाए, अर्ली स्टेज में पता चल जाए कि हाँ इस बंदे को कैंसर है, तो इट कैन बी क्योर्ड। तो दैट वाज ऑल अबाउट कैंसर। नाउ एलर्जीज, एलर्जीज क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पर्सनस को किसी पर्टिकुलर चीज़ से कोई पर्टिकुलर चीज़ सूट नहीं करती है, उनकी बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करती है उस पर्टिकुलर चीज़ के कांटेक्ट में आने पे, या उसको हम इंजेस्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एन एलर्जी। तो क्या दे रखा है? सम पीपल व्हेन एक्सपोज्ड टू डस्ट or pollens start sneezing, they have difficulty in breathing and they fall sick. Similarly, when some people eat protein rich foods like eggs and fish, they develop rashes on the skin. बहुत कॉमन है ये। तो द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन टू सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेज लाइक डस्ट एंड पॉलन इज कॉल्ड एलर्जी। किसी बंदा, कोई बंदा अगर हाइपर सेंसिटिव है किसी और चीज़ के लिए, तो उसको हम, मतलब उसकी बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करती है उस चीज़ को, तो उसको हम बोलते हैं एलर्जी। एंड सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है? जो कि एलर्जी कॉज करे। मतलब जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा तो पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एलर्जन हो जाएंगे। डस्ट से किसी को एलर्जी है तो वो डस्ट एलर्जन हो जाएगी। कई लोगों को ठंड से एलर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो उनकी जो स्किन है वो फिंगर्स स्वॉलन हो जाती है, रेड हो जाती है, तो वो वहाँ पे कोल्ड जो है वो एलर्जन है। तो जिस चीज़ से एलर्जी है, जो चीज़ एलर्जी, जो फैक्टर एलर्जी कॉज कर रहा है, उस फैक्टर को हम एलर्जन बोलते हैं। दीज में एलर्जन क्या क्या हो सकते हैं? कैटेगरी ऑफ एलर्जेंस, दे मे बी सर्टेन फूड्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, पॉलन्स, डस्ट एंड परफ्यूम्स। किसी भी चीज़ से हमें एलर्जी हो सकती है। कई बार होता है ना, कोई परफ्यूम लगाता है, कोई बड़ा अजीब से परफ्यूम लगाता है ना कई बार लोग, तो उससे स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दैट इज़ ऑल एलर्जी। एलर्जी मतलब हमारी बॉडी जो है उस चीज़ को फेवरेबली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हमारी बॉडी को पसंद नहीं आ रही है वो चीज़, तो दैट इज़ एन एलर्जी।
आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखा है? द अनफेवरेबल रिस्पॉन्स of the body to certain foreign substances or allergens is called an allergic reaction. Sneezing, breathing problems, vomiting and nausea are some of the allergic reactions. ये reactions हैं जो कि allergy की वजह से होते हैं. Then asthma is one of the most common allergic diseases. It is caused by allergy to pollen and dust. It causes breathing difficulties. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों से asthma trigger हो सकता है. ठंड से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत लोगों को ठंड से होता है. एक्जिमा, एक्जिमा इज एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द स्किन. ये भी ठंड से होता है. इचिंग होती है, जैसे ये बच्चे की दे रखी है फिगर, सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा. इसके देखो रेड रेड पैचेस हो रहे हैं चीक्स पे. अदरवाइज यूजुअली हाथ पैरों में हो जाता है. बहुत ड्राइनेस की वजह से होता है, ठंड में होता है ये भी, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है. इट इज़ वेरी मच क्योरेबल. इट कैन बी क्योर्ड. ओके, नेक्स्ट आर हार्मोनल डिजीजेस. हार्मोनल डिजीजेस क्या हैं? जो कि हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन से होती है. मतलब हार्मोन ज़्यादा हमारी बॉडी में ज़्यादा रिलीज हो रहा है तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमारी बॉडी कम रिलीज कर रही है उस हार्मोन को तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो दोनों केस में उससे हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है. तो डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लेस और ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी आर कॉल्ड हार्मोनल डिजीजेस. या तो हाइपोसिक्रीशन होगा, लेस का मतलब हो गया हाइपोसिक्रीशन. ठीक है, दूसरे कलर से लिखती हूँ. ओके, लेस को हम नहीं, आई थिंक ऑरेंज. ओके, लेस लेस सिक्रीट हो रहा है मतलब कि ये हटा दूँ. ओके, लेस सिक्रीट हो रहा है हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन. ठीक है, दैट इज नोन एज हाइपोसिक्रीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन. और ज़्यादा सिक्रीट होता है ओवर सिक्रीशन. ओवर सिक्रीशन को हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन. ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, हाइपर मीन्स ज़्यादा और हाइपो मीन्स कम. ओके, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि लेस और नो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन हार्मोन जो है, जो कि हमारा डायबिटीज़ को, शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, पैनक्रियास से सिक्रीट होता है. अगर ये कम सिक्रीट होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है. एग्जाम्पल दे रखा है, थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये कम सिक्रीट होता है तो गॉइटर हो जाता है. तो ये कम सिक्रीशन के बारे में दे रखा है. अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, ग्रोथ हार्मोन का एग्जाम्पल लेते हैं. ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो मास्टर ग्लैंड है उससे सिक्रीट होता है ग्रोथ हार्मोन. और भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन मैं ग्रोथ हार्मोन का एग्जांपल ले रही हूँ. तो ग्रोथ हार्मोन की अगर ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन होगा तो जो पर्सन है वो कैसा हो जाएगा? वो बहुत लंबा हो जाता है. तो उसको हम बोलते हैं जाइगैंटिज्म. मतलब वो जायंट जैसा हो जाता है. ठीक है, जायंट की तरह हो जाता है वो पर्सन. और अगर इसका अंडर सिक्रीशन होगा, हाइपो सिक्रीशन होगा, तो वो बंदा बहुत छोटा सा रह जाता है. ज़्यादा अगर सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन तो बंदा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी, जाइगैटिज्म होगा. और अगर कम सिक्रीशन होगा तो ग्रोथ कम रह जाती है, छोटे रह जाते हैं लोग, बौने जिसको हम कहते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म. ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स इन ड्वार्फिज्म, and hypersecretion of growth hormone results in gigantism. So we finish with this topic here. अब इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. एक्सरसाइज में क्या क्या दे रखा है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इनको फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं. First is tick the correct option. The disease caused due to deficiency of protein, carbohydrate and fat in diet is. प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती है दैट इज़ मैरस्मस, है ना. क्वारशेयरकर जो है वो सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, तो यहाँ पे मैरस्मस इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3. विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा एंड डर्मेटाइटिस दोनों होते हैं, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, है ना, बोन से रिलेटेड है. विटामिन डी, कैल्शियम. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस अनीमिया. अगर आपसे देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल पूछा है तो कैल्शियम, अगर विटामिन पूछे तो विटामिन डी हो जाता है. ठीक है. द डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ किससे क्या होता है? कैंसर. कैंसर का मतलब ही ये है. ठीक है,
ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रखा है? पहला, डैश इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये हमारा हो गया, इसमें हमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं, बट वी नो दैट दिस इज हेल्थ। Any change in the normal state of the body that causes discomfort or affects the health of a person is called disease. ये हेल्थ और डिजीज की डेफिनेशन हो गई, ये तो हमें आती है। डिजीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो इनफैक्ट जो स्प्रेड नहीं होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दे रखा है तो आप कम्युनिकेबल लिखेंगे, अदरवाइज आप इन्फेक्शियस भी लिख सकते हैं। नाउ मैचिंग दे रखे हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी हैं? डाइटरी डेफिशिएंसी है बेरी एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, डीजेनरेटिव डिजीजेस कौन सी है? बहुत सिंपल है तो फटाफट हो जाएगा। डीजेनरेटिव हो गई आपकी आर्थराइटिस एंड कैटरेक्ट। जेनेटिक डिजीज कौन सी हो गई? जेनेटिक हो गई हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। कैंसर, कैंसर लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्लियरली दे ही रखा है। एलर्जीज, एस्मा एंड हे फीवर एलर्जीज हैं। हार्मोनल डिजीजेस, डायबिटीज़ और गोइटर हार्मोनल डेफिशिएंसी से होती हैं, डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि जिनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती हैं। मेंटल डिजीज, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी दोनों जो है ये हमारी मेंटल एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। दीज आर रिलेटेड टू आर ब्रेन। मेंटल जो हमारा सोचने का तरीका है उसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, सो वी फिनिश विद दिस विद द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हियर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कम्युनिकेबल डिजीज इन नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक आप पढ़िए। ये चैप्टर भी सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको साथ के साथ लर्न करते रहिए ताकि आपको बाद में आगे प्रॉब्लम हो, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो। ओके, टेक केयर।